हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी जो आज की क्लास होने वाली है, इसमें हम रेलवे आरआरबी एएलपी का जो अपकमिंग हमारा एग्ज़ाम है, उसमें जो इम्पोर्टेंट जीएस के क्वेश्चन बनते हैं वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। आपके जीएस का जो पैटर्न है इस एग्ज़ाम में, उसमें 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ पे सारे ही सब्जेक्ट हैं जीएस के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और करंट अफेयर। तो इन सभी टॉपिक से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसका मैं एक पूरा एक पेपर सेट बना के आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आप क्वेश्चंस को खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना, 1-2 सेकंड लेके, जब मैं क्वेश्चन को आपको पढ़ के समझा दूंगा। उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आता है फिर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और समझ में आता है तब भी एक्सप्लेनेशन देखना है कि उसके अलावा मैं आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे वो सारे यहाँ पे समझाऊंगा। तो चलिए अब अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन छोड़ के जाइएगा, अपनी क्वेरी जो भी हो, मैं आपको उसको आंसर दूंगा। ठीक है, चलिए अब अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं एक बार। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ऊपर रेलवे आरआरबी ग्रुप डी लिखा हुआ है, ये सेम उसी के लिए भी काम आ जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे आपका ये फोकस है एएलपी एग्जाम के लिए। गोवा के किस स्वतंत्रता सेनानी को 2025 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ? रमाकांत कामत, लिबिया लोबो सरदेसाई, मनोहर बोरकर या श्याम राव भट्ट? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। गोवा के किस स्वतंत्रता सेनानी को 2025 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका जो हमारा सही आंसर है ना, वो है लिबिया लोबो सरदेसाई। अच्छा, ये थी कौन? ये फीमेल है वैसे। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्होंने गोवा लिबरेशन मूवमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उस टाइम पे। इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर ना एक गुप्त रेडियो स्टेशन शुरू किया हुआ था, सीक्रेटली एकदम, जिसका नाम था वॉइस ऑफ फ्रीडम। इस रेडियो का काम था कि गोवा के लोगों का एक तो मोरल बढ़ाना, इसमें अपने वॉइसेस भेज के, अपने भाषण भेज के, और पोर्तुगीज सरकार के कंट्रोल और सेंसरशिप को एकदम ही तोड़ना, खत्म करना। अच्छा, ये जो अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन था, इसका जो ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ था वो 25 नवंबर 1955 से शुरू हुआ था। खास बात ये थी कि लिबिया जो थी वो कोंकणी भाषा में ब्रॉडकास्ट कर रही थी, और उनके जो साथी थे वो पोर्तुगीज भाषा में ही इसको ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। और ये गोवा की पहली महिला वकील भी बनी थी। आज़ादी के बाद इन्होंने लीगल फील्ड में भी बहुत काम किया था। इनके योगदान के लिए इन्हें भारत के अनसंग हीरोज यानी कि अनसुने नायक में भी शामिल किया गया है। यहाँ पे देखिए आप, लिखा हुआ है। और कई स्पेशल अवार्ड भी इनको मिले हुए हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ये हुआ, लिबिया लोबो सरदेसाई, क्योंकि इन्हीं को 2025 में पद्मश्री मिला हुआ है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? बताइए। प्लानिंग कमीशन जो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं, योजना आयोग, इसकी स्थापना हमारी हुई थी ना 1950 में। तो अगर हम देखें तो प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग, ये गवर्नमेंट बॉडी थी, सरकार की बॉडी। इसका काम था इंडिया के 5 ईयर प्लान्स को बनाना, पंचवर्षीय योजना जिसे हम कहते हैं। इसे बनाया गया था ना एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे। उसके चेयरमैन थे के.सी. नियोगी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि इनका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में था। ये एक एडवाइजरी बॉडी थी, यानी सरकार को सलाह देती थी। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ही इसके चेयरमैन होते हैं, जो भी प्रेजेंटली प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन बने थे, और गुलजारीलाल नंदा जी ये इसके पहले वाइस चेयरमैन थे। प्लानिंग कमीशन का आइडिया ना यूएसएसआर मॉडल से लिया, यानी कि रशिया से लिया गया था इसका आइडिया। ये होना चाहिए हमारे पास, सोवियत यूनियन से। बाद में 2014 में हमने इसे ख़त्म कर दिया था, और उसकी जगह पे नीति आयोग आया था। 2015 में नीति आयोग को लेके आया इसके बदले। तो यहाँ पे हमारा जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 1950। चलिए अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2025 का G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बताइए। पेरिस, बर्लिन, कनानस्किस या टोक्यो? तो 2025 का जो G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन है ना, वो हमारा कनानस्किस में हो गया आयोजित किया गया, जो कि कनाडा में पड़ता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 आउटरीच समिट में हिस्सा लिया, और ये कनानस्किस में हुई थी। G7 एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें दुनिया की, हमारे पूरे वर्ल्ड की जो 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वो शामिल होती हैं। 7 सबसे बड़ी इकोनॉमीज जो होती हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा। अच्छा, यूरोपियन यूनियन को ऑब्जर्वर के रूप में रखा गया है, लेकिन बाकी जो 7 हैं ये है दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज। शुरुआत इसकी हुई थी 1975 में G6 के रूप में। बाद में कनाडा 1976 में इसमें जुड़ा और G7 बन गया। रसिया जुड़ा 1998 में तो G8 बन गया, लेकिन 2014 में क्या, रसिया फिर से हट गया था और ये फिर से G7 बन गया। अच्छा, 2025 की जो समिट है उसका फोकस था ना कि दुनिया भर में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उससे लोगों की प्रोटेक्शन करना, जो ऊर्जा है, एनर्जी, उसको सुरक्षा देना, उसे सिक्योर करना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना, डिजिटली बदलाव लेकर आना, और फ्यूचर पार्टनरशिप आपस में, भविष्य की साझेदारी जिसे हम कहेंगे, इस चीज़ को बढ़ावा देना।
पीएम मोदी की G7 में लगातार ना ये 6वीं मतलब पार्टिसिपेशन थी, 6वीं बार हो गए थे। और 2025 का समिट खास था क्योंकि G7 को इस टाइम पे पूरे 50 साल कंप्लीट हुए थे। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कनास्किस, जो कि टोक्यो वो कनाडा में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार हम बढ़े कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सरकार को प्राप्त लाभांश क्या है। अच्छा, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी पीएसयू, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां, गैर कर राजस्व प्राप्तियां, कर राजस्व प्राप्तियां, बताइए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू से सरकार को प्राप्त लाभांश क्या कहलाता है? तो ये हमारा कहलाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, गैर कर राजस्व प्राप्तियां, ये वाला। अच्छा, ये होता क्या है, गवर्नमेंट को पैसा ना सिर्फ टैक्स से नहीं मिलता है, टैक्स के अलावा भी जो भी इनकम आती है उसे हम बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी कि गैर कर राजस्व प्राप्तियां। जो पैसा टैक्स के बिना गवर्नमेंट के पास आ रहा है वही नॉन टैक्स रेवेन्यू है। एग्जाम्पल ऐसे समझो पीएसयू वाले से कि गवर्नमेंट के पास कुछ कंपनीज होती हैं जिसे हम पीएसयू कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जब ये कंपनीज प्रॉफिट कमाती है ना तो उसका हिस्सा गवर्नमेंट को मिलता है डिविडेंड के फॉर्म में, और ये पैसा हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये गैर कर राजस्व प्राप्तियां, ये कहलाता है। अच्छा, इसके गवर्नमेंट को ये इनकम मिल कहाँ से सकती है? ये पीएसयू से मिलती है डिविडेंड ऑफ प्रॉफिट के फॉर्म में, ठीक है, फीस के फॉर्म में, जैसे लाइसेंस फीस वगैरह जो होती है, जुर्माने जो होते हैं, फाइन्स, चार्जेस जो पड़ते हैं, पेनल्टीज जो पड़ती हैं, टैक्स के अलावा जितने भी छोटे बड़े इनकम हो सभी इसमें आते हैं। अगर हम डिटेल में थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझे व्यय वाले को, तो हमारा जो पूंजीगत व्यय होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसे हम कहते हैं, ये सरकार का वो खर्चा होता है जो गवर्नमेंट से एसेट्स बनाने में हेल्प करता है, यानी कि गवर्नमेंट की संपत्ति जुड़ती है इससे, बिल्डिंग्स, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो चीज़ें होती हैं, इससे फ्यूचर में और ज़्यादा फायदा मिलता है। कैपिटल रिसीट अगर हम देखें, पूंजीगत प्राप्तियां जो होती हैं, यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट को जो पैसा मिलता है एसेट्स बेचने, लोन लेने या रिकवरी से, इसमें लोन और नॉन लोन दोनों ही इंक्लूड हो जाते हैं। अच्छा, टैक्स रेवेन्यू अगर हम देखें कंपैरिजन करने के लिए, तो ये वो पैसा होता है ना जो इनकम टैक्स, जीएसटी इस जगह से मिलता है, ये गवर्नमेंट का मेन रेगुलर इनकम सोर्स होता है, ये कर राजस्व प्राप्तियां जो होती हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा गैर कर राजस्व प्राप्तियां। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक और बढ़ते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष मतलब कौन से वर्ष में शुरू हुई थी, कौन से साल में हमारा 4th 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था? तो इसका हमारा सही आंसर है 1969। चलिए एक बार थोड़ा सा पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में भी समझ लेते हैं कि ये 1969 में शुरू हुई थी और ये खत्म हुई थी 1974 में जाके, ठीक है। इस योजना का अगर हम मेन गोल देखें, एम, तो डेवलपमेंट, स्टेबिलिटी, सेल्फ रिलायंस यानी कि विकास करना, स्थिरता लाना, आत्मनिर्भर बनाना, मतलब देश को खुद और मतलब अपने में ही स्ट्रांग बनाना इसका मेन मोटिव था। इसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि कृषि, उद्योग, बुनियादी ढांचे, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ था। ये योजना इंदिरा गांधी जी के टाइम पे लागू हुई थी। अच्छा, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट घटनाएं जो हुई थी, यानी कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति जो है, उससे खेती में ग्रोथ हुई थी। 1969 में ही 14 बड़े बैंकों को नेशनलाइज भी किया गया था, उनका राष्ट्रीयकरण करा गया था। रोजगार और विकास के लिए नए नए कार्यक्रम इस समय पर शुरू करे गए थे। जो इसकी टारगेट ग्रोथ थी कि लक्ष्य वृद्धि दर तो 5.6% था, लेकिन जो वास्तविक में वृद्धि दर हुई थी वो 3.3% की थी, मतलब टारगेट तो पूरा नहीं हो पाया था। इंडिया में ये योजनाएं प्लानिंग कमीशन में आती है, जैसा हम पढ़ते हुए हैं, और 2014 में इसे हटा के 2015 में नीति आयोग को ले आए हुए थे। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर बनेगा 1969। बाकी अगर हम थोड़ा सा देखें कि हमारे जो और सारे 5 ईयर प्लान्स होते हैं उनका एक बार कंप्लीट एक बार आपका समरी देखनी है, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैंने आपको ये दे रखा है, इसको एक बार आप रोक के इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना इसको पढ़ना कि भारत की जो पंचवर्षीय योजना किस किस तरह है। तो यहाँ पे उसका पहले में योजना काल लिखा हुआ है कि ये पहली वाली 1951 से 56 तक हुई, दूसरी वाली 56 से 61, 5-5 साल का ऐड है, और उस समय मतलब एक्सपेक्टेड कि कितना लक्ष्य होना चाहिए था उसका परसेंटेज ये लिखा हुआ है 2 वास्तविक में 3.61% हुआ था, इस तरह से लिखा हुआ है। और ये किसके मॉडल पे बेस्ड थी, यानी कि पहला वाला जो था वो हैरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर बेस्ड थी। मॉडल कौन सा था ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और इसमें प्राथमिकता किस क्षेत्र को दी गई थी, यानी कि कौन से फील्ड को उस समय मेनली फोकस किया गया था। जैसे पंचवर्षीय फर्स्ट वाली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि, सिंचाई और विद्युत को बहुत फोकस किया गया था। तो इस टेबल को एक बार आप देखिएगा, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 2025 में इंडिया एआई पहल शुरू की थी? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, इंडिया एआई मिशन के निदेशक, या फिर केंद्रीय आईटी मंत्री? बताइए। तो 2025 में इंडिया एआई पहल की शुरू की थी केंद्रीय आईटी मंत्री ने। अच्छा, इंडिया एआई ना एक सरकारी इनिशिएटिव है, इसे शुरू किया गया था ताकि कि इंडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाया जा सके, जो हमारा एआई होता है।
एआई को एक ग्लोबल हब बनाना, मतलब इंडिया को एआई के फील्ड में एक ग्लोबल हब बनाना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे हम कहते हैं हिंदी में। अलग अलग सेक्टर्स में एआई को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि हेल्थ केयर के उसमें, एजुकेशन के उसमें, एग्रीकल्चर में, गवर्नेंस में, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, शासन, सब जगह हर फील्ड में ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ हो। अब ये काम कैसे करता है, तो ये जो नेशनल प्रोग्राम है ना, इसमें लोग मिलकर काम करते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो एजुकेशन के सेक्टर हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, गवर्नमेंट, ताकि एआई सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी हर जगह पे इंप्लीमेंट किया जा सके। स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे क्या है कि इंडिया एआई का मेन फोकस है कि लोगों को एक तो एआई की स्किल्स हर तरफ से सिखाई जा सके, ग्राउंड लेवल पर एआई लिटरेसी को बढ़ावा मिले। इससे क्या होगा, फ्यूचर में लोगों को जॉब्स बहुत ही ईजिली मिलेंगे अगर वो इन कामों को सीख जाएंगे समय से। ये हमारा आता है मीटी के अंदर। अगर हम देखें किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर ये हमारा आता है, और ये जुड़ा हुआ है हमारे डिजिटल इंडिया मिशन से। एआई का मतलब हमें पता ही है कि मशीनें जो होती हैं वो इंसानों की तरह सोच और सीख सकें, उसी को हम एआई बेसिकली कहते हैं। एग्जाम्पल के जैसे हमारे चैट बॉट्स होते हैं, वॉइस असिस्टेंट होते हैं, सेल्फ ड्राइविंग हमारे व्हीकल्स जो होते हैं, गाड़ियाँ वगैरह। अच्छा, गवर्नमेंट चाहती है कि एआई का यूज़ करके ना हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएं अपना, एथिकल तरीके से, सही तरीके से, मतलब कंट्रोल में सब चीज़ें करके हर कोई एआई का फ़ायदा ले सके, लेकिन एक सही तरीके से। 2015 में जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है जिसके अंडर ये आता है, ये शुरू हुआ था। इसका गोल था कि इंडिया को डिजिटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना, इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाइन सर्विसेज, डिजिटल लिटरेसी, इन सब चीज़ों को मतलब इंप्रूव करना, और इंडिया एआई भी इसी का पार्ट है। अच्छा, गवर्नमेंट में एआई का क्या यूज़ होता है कि पॉलिसी मेकिंग इससे ईजी होती है। डिसीजन मेकिंग में एआई को कोई भी तुम अपनी क्वेरी उठा के गवर्नमेंट देगी तो वो उसका कहीं ना कहीं सारी चीज़ों का एनालिसिस करके सही आंसर ला के देगा। पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ये चीज़ें आसान होती हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनता है वो बनेगा, केंद्रीय आईटी मंत्री जी ने 2025 में इंडिया एआई की पहल करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 2025 का भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था। अच्छा, नोबेल पुरस्कार के जो क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हर साल ये चेंज होते रहते हैं और हमें अपडेटेड ही पढ़ने होते हैं। तो बताइए, 2025 का भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था, फिजिक्स का। तो एक बार हम इस बार के वाले जितने भी हमारे नोबेल पुरस्कार थे उनके बारे में अगर पढ़ें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर अगर मैं समझाऊँ कि सबसे ज़्यादा जो इस बार विनर रहे वो अमेरिका से रहे, यूएसए से 6 लोग, बाकी जापान से 2 लोग जीते, और ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, वेनेजुएला से एक। नोबेल प्राइज सेरेमनी इस बार की जो थी वो 10 दिसंबर 2025 को हुई थी स्टॉकहोम, स्वीडन में। और जो पीस प्राइज होता है वो दिया जाता है ओस्लो में। हर विनर को इसमें 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मिलते हैं, गोल्ड मेडल मिलता है और एक डिप्लोमा मिलता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम 2025 का जो हमारा नोबेल पुरस्कार है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला क्षेत्र हमारा मेडिसिन का, चिकित्सा। इसमें विनर रहे हैं मैरी ई जो यूएसए से हैं, और फ्रेड रैम्सडेल जो जापान से हैं। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने इम्यून सिस्टम से जुड़ी ट्रैक सेल्स की खोज की। ये सेल्स बॉडी को गलत अटैक करने से रोकती हैं। सिंपल भाषा में कि बॉडी खुद को नुकसान ना पहुँचाए, ये इसमें हेल्प करती हैं। तो इस चीज़ के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। भौतिकी अगर हम देखें, फिजिक्स, जॉन क्लार्क, माइकल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस, इनको मिला। इसका इन्होंने किस चीज़ की खोज करी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में क्वांटम टनलिंग और एनर्जी क्वांटिजाइजेशन, मतलब कि बहुत छोटे लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी अलग तरह से बिहेव करती है, इसी कंसेप्ट से क्वांटम कंप्यूटर्स बनते हैं, उसकी इन्होंने खोज करी। तीसरा हमारा केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। इसके विनर हमारे हैं सुसुमु किटागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमा यागी। इन्होंने काम किया एमओएफ, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के ऊपर। ये गैस स्टोर कर सकते हैं और पॉल्यूशन कंट्रोल करने में काम आते हैं। अगर हम अपना पीस प्राइज देखें, शांति पुरस्कार, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये मिला है मैरिया कोरिना मचाडो को, जिन्होंने डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई करी और अपने पीसफुल प्रोटेस्ट करे थे, तानाशाही के खिलाफ शांति की आवाज़ उठाई। इस चीज़ के लिए इन्हें अवार्ड मिला। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र अगर हम देखें तो जोल मोकराय, फिलिप एग्योन और पीटर हॉविट, इन्होंने जो काम किया वो था कि इकोनॉमिक ग्रोथ में इनोवेशन, यानी कि नई टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, नई टेक्नोलॉजी की तो ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, इस चीज़ के बारे में बताया। जो लिटरेचर है, साहित्य, इसमें जो विनर रहे हैं वो है लाज्लो क्रासजनहोरखाई, जो हंगरी के हैं। इनका नाम थोड़ा सा टिपिकल है, लाज्लो क्रासजनहोरखाई। इनकी राइटिंग डीप और एकदम फिलोसफिकल है। टेरर और सोसाइटी के ऊपर जो टेरर होता है उसके ऊपर इन्होंने फोकस किया था। इनके फेमस वर्क जो हैं वो हैं सतनतांगो, द मेलनखोली ऑफ रेजिस्टेंस, इस तरह की इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हुई हैं। तो इस चीज़ के लिए इनको भी इस बार नोबेल प्राइज़ मिला। तो चलिए अब अगर अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस आए, तो हमसे पूछा था कि 2025 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किस चीज़ के लिए दिया गया था। तो इसका हमारा जो ऑप्शन डी है, विद्युत परिपथों में स्थूल क्वांटम यांत्रिक टनलिंग और ऊर्जा कांटीकरण की खोज, ये जो ऑप्शन डी है ये इसका हमारे यहाँ पे सही आंसर है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार हम बढ़ते हैं।
बिहार के किस प्रसिद्ध मंदिर को हाल ही में भारत सरकार द्वारा धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई? बताइए। महाबोधि मंदिर, सोनपुर मंदिर, गया मंदिर या पटना साहिब गुरुद्वारा? तो ये मान्यता दी गई है महाबोधि मंदिर को। अच्छा, महाबोधि मंदिर के बारे में अगर हम थोड़ा समझे तो इस तरह का वो दिखाई देता है कुछ, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र में। ये बोध गया में है। बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थानों में से एक। ये वही जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध को अपना ज्ञान मिला था, एनलाइटमेंट हुआ था, और बोधि ट्री इसी के नीचे बैठ के उन्होंने ध्यान किया था। माना जाता है ना कि इसका निर्माण अशोक ने करवाया था लगभग 3rd सेंचुरी BC में। ये भारत की सबसे पुरानी ईंट की संरचनाओं में से एक है। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हेड चुप रहा था। अच्छा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया इसे 2002 में, मतलब कि इसकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। अगर इसका हम आर्किटेक्चर देखें तो मंदिर में लगभग ना 55 मीटर ऊंचा टावर है, शिखर है यहाँ पर एक 55 मीटर का। इसके चारों तरफ ना छोटे छोटे स्तूप बने हुए हैं। ये एंसेंट इंडियन आर्किटेक्चर को दिखाते हैं, जैसा कि हम इस चित्र में भी देख सकते हैं। बोध गया की अगर इंपॉर्टेंस समझे तो बुद्धिस्ट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज प्लेस है। ये 4 प्रमुख बौद्ध स्थलों में से एक है। लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर। लुम्बिनी क्या था? जो जन्म स्थान था बुद्ध जी का। बोध गया जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ जहाँ पे पहला उपदेश दिया था। और कुशीनगर जहाँ पे महापरिनिर्वाण हुआ था। अच्छा, बोधि ट्री क्या है? ये एक पवित्र पेड़ है। फिग ट्री जिसे हम कहते हैं, फिग का पेड़ है बेसिकली। आज जो पेड़ हमें फिग के पेड़ मिलते हैं वो इसी पेड़ के वंशज माने जाते हैं। जितने भी हमें अंजीर के पेड़ होते हैं ना, वो इसी के हम लोग वंशज माने जाते, मतलब ये बेसिकली जो बोधि ट्री है ये आज के जो अंजीर है उनका वंशज माना जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि बिहार के जिस प्रसिद्ध मंदिर को हाल में भारत सरकार द्वारा धरोहर स्थल के रूप में मानते हैं वो है हमारा महाबोधि मंदिर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? बताइए। द्रोणाचार्य जी के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप बता ही पाएंगे। जिन्होंने सिखाया था, है ना, किसको सिखाया था बताइए। तो ये दिया जाता है कोच को, क्योंकि वो भी कोच ही तो थे पांडवों के। ये देखिए, द्रोणाचार्य अवार्ड स्पोर्ट्स कोचेज को दिया जाता है, जो स्पोर्ट्स में कोच होते हैं। भारत सरकार का युवा मामले और खेल मंत्रालय जो है ये देता है ये अवार्ड। मतलब जो कोच अपने खिलाड़ियों को बहुत अच्छा ट्रेन करते हैं उन्हें ये अवार्ड मिलता है। ये भारत सरकार का जो ये वाला मंत्रालय है जो मैंने आपको हाईलाइट किया है ये इसे देता है। अच्छा, इसका नाम द्रोणाचार्य क्यों रखा है? मैंने अभी आपको बताया था कि द्रोणाचार्य जी ने महाभारत में एक महान गुरु थे जिन्होंने अर्जुन जैसे योद्धाओं को ट्रेन किया हुआ था। तो इस अवार्ड में एक तो मेडल मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, प्रमाण पत्र, और कैश प्राइज मिलता है, मतलब कि पैसे भी मिलते हैं। कि अगर लाइफ टाइम कैटेगरी है तो 15 लाख और रेगुलर कैटेगरी में 10 लाख। कुछ अगर हम और इम्पोर्टेंट अवार्ड्स देखें जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, पहले तो देखें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये इंडिया का ना हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है। मिलता है बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। इसमें मेडल मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है और 25 लाख रुपए मिलते हैं। ये मेजर ध्यानचंद जी की याद में दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड जो है ये भी एक स्पोर्ट्स अवार्ड है। ये खिलाड़ियों को मिलता है। ये 1961 में शुरू हुआ था और इसमें अर्जुन का एक स्टैच्यू, सर्टिफिकेट और 15 लाख रुपए मिलते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो हमारा कोच बना। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक और बढ़े। अटल पेंशन योजना के तहत भारत सरकार का सह योगदान किसके लिए उपलब्ध है? अच्छा, मतलब कितनी वर्ष के लिए उपलब्ध है? अटल पेंशन योजना के तहत भारत सरकार का जो सह योगदान है वो कितने वर्ष के लिए उपलब्ध होता है बताइए। चलिए सबसे पहले अटल पेंशन योजना समझते हैं, फिर आप इस पॉइंट पे दोबारा वापस आएंगे। जो अटल पेंशन योजना है ये गवर्नमेंट की एक पेंशन स्कीम है। मतलब जब आदमी बूढ़ा हो जाए, रिटायरमेंट का, तब उससे हर महीने पैसे मिलते रहे। ये स्कीम खासकर बनाई गई है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए, जैसे मजदूर जो होते हैं, रिक्शा वाले जो होते हैं, छोटे मोटे काम करने वाले लोग जो होते हैं। सरकार इसमें एक्स्ट्रा पैसे देती है, मतलब को कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन ये सपोर्ट ना लिमिटेड टाइम के लिए होता है। तो सरकार क्या करती है, 5 साल तक ही पैसा देती है। और वो कितना पैसा देगी? या तो आपने जितना कंट्रीब्यूट किया है उसका आधा 50%, या मैक्सिमम 1,000 रुपये एक साल में। इनमें से जो भी कम होगा उतना। अच्छा, इसमें जुड़ कौन कौन सकता है? कि इसमें सबसे कम उम्र जुड़ने की 18 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल तक इसमें आप अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं। आपको फ्यूचर में कितनी पेंशन मिलेगी ये डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा जमा करते हो और आपने किस एज में स्कीम ज्वाइन करी। यानी कि जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना कम पैसा देना पड़ेगा और देर से ज्वाइन करोगे तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि हमसे पूछा है कि भारत सरकार का सही योगदान कितने वर्ष के लिए होता है ना। तो अभी हमने पढ़ा ये 5 वर्षों के लिए होता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा होगा, 5 वर्ष की अवधि के लिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर कितने कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया? स्वतंत्रता दिवस 2025 पे कितने लोगों को कितने कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया? तो इसका हमारा सही आंसर है 1090, ये वाला ऑप्शन सी। अच्छा, हुआ क्या कि कुल 1090 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक दिए गए। तो ये जो 1090 लोग थे, अब इनके सबके तो नाम याद नहीं कर सकते, लेकिन इनकी कैटेगरी अगर आप एक बार समझ लो, यानी कि जो लोग पुलिस, फायर सर्विसेज में, अग्निशमन में, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा में, सुधारात्मक सेवाएं, इनमें है, इन लोगों को मिला। अच्छा, जो वीरता पदक होता है, ब्रेवरी मेडल, ये 233 लोगों को मिला। ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने बहादुरी दिखाई थी। राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक जो होता है वो 99 लोगों को मिला। ये स्पेशल और हाई लेवल सर्विस के लिए दिया जाता है। मेधावी सेवा पदक यानी मेरिटोरियस सर्विस मेडल, ये 758 लोगों को मिला। ये उन लोगों को दिया जाता है ना जिन्होंने लंबी समय तक अच्छी सर्विस दी है। अगर हम बीएसएफ से जुड़ी हुई कुछ खास बातें यहाँ पर समझे, बीएसएफ क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। उन्होंने अनाउंस किया कि 16 बहादुर जवानों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी ब्रेवरी के लिए वीरता पदक दिया जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बना 1090। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, तो किस भारतीय स्केटर ने सितंबर 2025 में चीन में आयोजित स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में देश का पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा? काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। किस भारतीय स्केटर ने सितंबर 2025 में चीन में आयोजित स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में देश का पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा? बताइए। तो ये हमारे थे आनंद कुमार वेल कुमार जी, ऑप्शन ए जो है हमारे। अच्छा, जो स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप है ना, इसमें गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यानी इंडिया के लिए एक बहुत ही इतिहास बनाने वाला अचीवमेंट करा है इन्होंने। ये अचीवमेंट उन्होंने सितंबर 2025 में मिली। ये कंपटीशन चीन में हुआ था। अच्छा, ये इस बड़े इंटरनेशनल इवेंट में भारत का पहला गोल्ड मेडल था और इंडिया के लिए और मतलब हम सभी के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये। और स्पोर्ट्स में एक अलग ही लेवल का माइलस्टोन खड़ा कर दिया इन्होंने। उन्होंने सीनियर मैन कैटेगरी में कम्पीट किया था, जहाँ पे उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग स्किल, हार्ड वर्क और अपनी लगन दिखाई थी, तभी वो टॉप मतलब गोल्ड तक पहुँचे। उनकी जीत से ना इंडिया के जो यंग स्केटर्स हैं, हालांकि स्केटिंग को उतना ज़्यादा कभी कोई वैल्यू इतना मिलता नहीं हमारे देश में, बाहर तो काफ़ी मिलती है, तो इनकी जीत से ना इंडिया के जो यंग स्केटर्स हैं उनको भी मोटिवेशन मिला और स्पीड स्केटिंग स्पोर्ट इंडिया में आज के समय में अब पॉपुलर होने लगा है। अगर हम देखें तो इसमें कुछ और स्केटर्स के नाम अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, ये जो बाकी हमारे स्केटर्स दिए हुए हैं, तो इनके बारे में अगर हम देखें तो कार्तिका जगदीश्वरन, ये आर्टिस्टिक स्केटिंग में फेमस है, लेकिन 2025 से तो इनका कोई रिलेशन है नहीं अभी वाले से इवेंट से। जो अनु कुमार यामा है, ये रोलर स्केटिंग में एक्सपर्ट है, लेकिन इस चैंपियनशिप में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था ये वाली में। अच्छा, अभिषा श्रीवास्तव जी जो है, ये अभी राइजिंग मतलब प्लेयर है, उभरती हुई हैं, अभी जूनियर लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल तक ये पहुंची नहीं है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर बनेंगे आनंद कुमार वेल कुमार जी। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कि उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है? परमादेश, अधिकार प्रच्छा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या प्रतिषेध? बताइए। उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो ये होती है हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। रिट का मतलब क्या होता है अगर हम समझें तो कोर्ट का लिखा हुआ जो ऑफिशियल ऑर्डर होता है ना, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कोर्ट किसी व्यक्ति या अथॉरिटी को कह सकती है कि कोई काम करो या कोई काम करना बंद कर दो। इसी को हम रिट कहते हैं। अच्छा, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जारी कर सकते हैं। जो हाई कोर्ट के लिए हमारा आर्टिकल होता है अनुच्छेद 226 और सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32। ये दोनों कोर्ट ही यानी कि रिट जारी कर सकती हैं। कुल अगर हम देखें रिट कितने टाइप की होती हैं तो वो 5 टाइप की होती हैं। ये पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, अधिकार प्रच्छा, को वारंटो, परमादेश, मैंडमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन और उत्प्रेक्षण, सर्टियोरी। इसका मतलब क्या होता है अगर हम देखें, जो हमारा क्वेश्चन में पूछा था कि हमारा इसका सही आंसर जो था वो था बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि शरीर को प्रस्तुत करो। एक लाइन में अगर आपको सुनना, प्रोड्यूस द बॉडी, शरीर को प्रस्तुत करो। जब किसी व्यक्ति को ना गलत तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, इलीगल तरीके से, या बिना कारण जेल में बंद किया जाता है, तब कोर्ट ये रिट जारी कर सकता है। पुलिस या अथॉरिटी से कोर्ट कहेगा कि उस व्यक्ति को तुरंत कोर्ट के सामने पेश करो और बताओ उसे गिरफ्तार तुमने क्यों किया था। इसका मेन पर्पस है ना कि जो एक व्यक्ति की फ्रीडम, स्वतंत्रता है, उसको बचाई जा सके। अगर गिरफ्तारी गलत है तो कोर्ट उसे रिहा कर सकती है।
सिंपल से एग्जांपल समझो, मानो कि पुलिस ने किसी को बिना रीजन के पकड़ लिया, तो उसके फैमिली वाले कोर्ट में जा सकते हैं और हैबियस कॉर्पस फाइल कर सकते हैं। फिर कोर्ट बोलेगी उस आदमी को तुरंत पेश करो। ये है इसका मतलब। तो चलिए हम अपने अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पॉलिटी का काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है ये। विश्व अंगदान दिवस 2025 का विषय क्या है? जो हमारा विश्व अंगदान दिवस था, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, ये हर साल 13 अगस्त को हम लोग मनाते हैं। 13 अगस्त को 2025 में इसका थीम क्या था? इसका थीम था आह्वान का उत्तर देना, आंसर द कॉल। अगर हम देखें कि ये दिन मनाया क्यों जाता है, तो लोगों को ना ऑर्गन डोनेशन के बारे में जागरूक कराने के लिए, अंगदान के बारे में, और जो गलत धारणाएं बनी हुई हैं उनको दूर करने के लिए। आह्वान का उत्तर देने का मतलब है कि अगर कोई ज़रूरतमंद है तो हम आगे आकर उसकी मदद करें, यानी कि अपने ऑर्गन को डोनेट करके एक लाइफ बचाएं लोगों की। 1954 में पहली बार सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ था। रोनाल्ड ली हैरिक जो थे, कहीं उनका नाम लिखा है यहाँ पे, रोनाल्ड ली हैरिक, इन्होंने क्या किया था कि अपने भाई को किडनी डोनेट करी थी, और ये ट्रांसप्लांट डॉक्टर जोसेफ मुर्रे ने किया था, और बाद में उन्हें इस काम के लिए 1990 में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था। ये रहा रोनाल्ड ली हैरिक, आप देख सकते हैं। और इनके डॉक्टर थे डॉक्टर जोसेफ मुर्रे। ये अच्छा, पहले भारत में राष्ट्रीय अंगदान दिवस 27 नवंबर को मनाते थे, ठीक है, लेकिन 2023 के बाद इसे बदल के 3 अगस्त ही कर दिया, ताकि भारत के पहले सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट जो 1994 का ये वाला था उसे याद किया जा सके। अच्छा, अब 1994 का जो भारत का सबसे पहला वाला था वो आप बताइए, उसके बारे में थोड़ा सा आप कमेंट में बताइए, चलिए मुझे, फिर मैं बताऊंगा आपको। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आह्वान का उत्तर देना। चलिए तब तक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन है एक्चुअली, 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए किस शहर को मेजबान शहर के रूप में अनुशंसित किया गया है? नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चंडीगढ़। तो 2030 के जो राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उसके लिए होस्ट सिटी, मेजबान के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया है गुजरात के शहर अहमदाबाद को। जो 2030 के कॉमनवेल्थ है वो बहुत खास है, क्योंकि ये गेम राष्ट्रमंडल खेल आंदोलन के 100 साल यहाँ पे जाके पूरे हो जाएंगे 2030 में जाके। मतलब 2030 के गेम ना एक स्पेशल एनिवर्सरी एडिशन होने वाला है, और कितनी अच्छी बात है कि ये हमारे अहमदाबाद में होंगे। अच्छा, ये प्रपोजल था किसका ये करना चाहिए? तो ये भारत सरकार, गुजरात सरकार और भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ, इनके द्वारा लिया गया था। तीनों ने मिलकर अहमदाबाद को होस्ट सिटी के रूप में सजेस्ट किया। ये कदम इंडिया के ना स्पोर्ट्स कल्चर को स्ट्रॉन्ग करने और इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स पावर बनने की कोशिश का कहीं ना कहीं हिस्सा है। खेलो इंडिया इनिशिएटिव भी इसी तरह का है, जो यंग प्लेयर्स को सपोर्ट करता है, लगभग वो भी इसी तरह का इवेंट है। अच्छा, गुजरात के रोल को अगर हम समझें तो वहाँ एक तो अच्छे स्टेडियम्स हैं, मोदी जी का घर जो है, तो अच्छे स्टेडियम्स हैं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, और वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है, इसलिए इंटरनेशनल इवेंट्स होस्ट करने के लिए बहुत ही सूटेबल माना जाता है। 2030 के जो गेम्स हैं उनका फोकस रहेगा सस्टेनेबिलिटी पे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली गेम हो, इंक्लूसिविटी, यानी कि सभी को खेलने का मौका मिले और नई नई टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ हो, यानी कि फ्यूचर के स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए स्टैंडर्ड सेट करने वाला है 2030 का गेम। तो हम यहाँ पे समझ पाए कि हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अहमदाबाद, गुजरात का। यहाँ पे 2030 की कॉमनवेल्थ गेम के लिए होस्ट सिटी चुना गया इसे। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2025 में भारत का रैंक क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कहते हैं इसे, वैश्विक नवाचार सूचकांक। बताइए कितना है? तो यहाँ पे हमारे भारत का जो रैंक है वो 38 है 2025 में, यानी कि हमारा ऑप्शन बी। अच्छा, जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ना, पहले 2020 में इंडिया की पोजीशन 48 थी उस टाइम पे, मतलब इंडिया ने काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है। इंडिया की रैंकिंग जो 38 है, ये दिखाता है कि इंडिया का इनोवेशन, नए नए आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी में परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा बेटर होते जा रहा है। जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो इंडिया का रैंक नंबर 1 है, और जो सेंट्रल और साउथ एशियन रीजन है वहाँ पे भी इंडिया का रैंक नंबर 1 है। अच्छा, इंडिया किस फील्ड में स्ट्रॉन्ग है? नॉलेज और टेक्नोलॉजी में आउटपुट देने में। यहाँ पे तो अगर देखें तो इंडिया की रैंक 22 है, ठीक है, जो नॉलेज और टेक्नोलॉजी आउटपुट है यहाँ पे, मतलब कि रिसर्च, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, इनमें इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इंडिया का फोकस है हमारे देश का कि इनोवेशन, रिसर्च, टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ, ये सब चीज़ों पर फोकस किया जाए। सारी मतलब कहने की बात है, अब देखो कितना होता है। हाँ, अच्छा, टॉप कंट्रीज अगर हम इस इंडेक्स में देखें, GII में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, तो सबसे पहले हमारे आता है स्विट्जरलैंड, सेकंड नंबर पे आता है स्वीडन, और तीसरे नंबर पे आता है अमेरिका, USA। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ना, इसमें 139 कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं इस रिपोर्ट में, एजुकेशन के बेसिस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे, मार्केट सिस्टम के बेसिस पे और नॉलेज प्रोडक्शन के बेसिस में, यानी कि वहाँ की एजुकेशन कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मार्केट सिस्टम कैसा है, और वहाँ की नॉलेज प्रोडक्शन किस तरह का हो रहा है। ऐसे लगभग 80 इंडिकेटर्स होते हैं, ये तो मैंने आपको मेन बताया।
ऐसे 80 इंडिकेटर्स के बेसिस पे हम लोग 139 कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं। इंडिया की जो स्ट्रेंथ है, एक तो यहाँ पे स्किल्ड लोग बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं और रिसर्च और इनोवेशन का काम भी बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी आउटपुट भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है। अच्छा, लेकिन कुछ कमजोरियाँ भी हैं, जैसे कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो यहाँ उतना अभी भी स्ट्रांग नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी भी काम करने की ज़रूरत है और इंस्टीट्यूशंस को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एक अच्छा आउटपुट देने में। तो हम लोग यहाँ पे देख पाए कि हमारे जो इसके अभी प्रेजेंट रैंक है वो है 38। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार हम बढ़े कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाला है ये। बताइए कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सुनिएगा। तो इसका हमारा सही आंसर है 86वां संशोधन। ठीक है, ये 2002 में हुआ था, 22 कहने वाला था मैं, सॉरी, ये 2002 में हुआ था। इस संशोधन से ना शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। 2002 में ये हुआ था और अनुच्छेद 21A संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया इसकी वजह से, अनुच्छेद 21A, जहाँ पे 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार मिला, यानी कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी उन्हें। अच्छा, अगर हम देखें फिर आगे क्या हुआ कि इसको लागू करने के लिए ना फिर आगे चल के 2008 में एक कानून बनाया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, RTE एक्ट। ये आगे चल के इसको लागू करने के लिए मतलब ये एक्ट बना लेके आए हम लोग। फिर अगर हमारे और ऑप्शन देखें, अच्छा यहाँ टेबल तो है यहीं पे, ठीक है, हम देख सकते हैं जो हमारा 87वां संशोधन है, ये हमारे बाकी ऑप्शन थे। 2001 की जो जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा सीटों का वितरण तय करने के लिए 87वां संशोधन लेकर आए थे। जो 88वां संशोधन था वो सर्विस टैक्स को कानूनी मान्यता दी गई थी इसमें, मतलब सर्विस पर अब टैक्स लगाने को मजबूत किया गया था और ज़्यादा। और जो 89वां संशोधन था इसमें क्या था कि पहले तो SC और ST के लिए एक ही आयोग होता था, लेकिन बाद में SC कमीशन अलग किया गया और ST के लिए कमीशन अलग किया गया, दो अलग अलग आयोग बनाए गए। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है इसका हमारा सही आंसर है 86, जो 2002 में लेकर आए थे। शिक्षा का अधिकार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 2025 तक भारतीय महिला टीम ने क्रिकेट विश्व कप के कितने खिताब जीते हैं, बताइए। इसका सिंपल सा आंसर है अभी तक पहली बार ही हुआ है जो इन्होंने जीता है भारतीय महिला टीम ने। तो भारत की महिला टीम ने ना 2025 में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला ICC वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप जीत लिया। अब ये इतना खास क्यों है कि ये जो इंडियन वुमेन टीम है उसके लिए ये पहली जीते हैं आगे, इंडिया की सबसे पहली ICC वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप जीता है, यानी कि एकदम हिस्ट्री बन चुकी है ये। DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में मतलब ऑर्गेनाइज किया गया था और साउथ अफ्रीका को 52 रन से 52 रन से यहाँ पे हरा दिया था। प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी शेफाली वर्मा जी और प्लेयर ऑफ द सीरीज थी दीप्ति शर्मा। बाकी देखिए कि जो बेस्ट परफॉर्मेंस है, इस पहले तो 2005 और 2017 में हम लोग सेकंड आए थे, रनर अप रहे थे, और कोच जो इसमें थे वो अमूल मजुमदार रहे हैं, कैप्टन हरमनप्रीत कौर थी और नवी मुंबई पे ही हुआ था। तो हमारे इसका जो पहला आंसर है वो इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार का यानी कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। N गोपाल स्वामी अयंगर, सर BN राव, TT कृष्णाचारी या N माधव राव, बताइए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या फिर कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। इसका हमारा सही आंसर है सर BN राव जी को गया था। एक बार हम समझते हैं, ये संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, तो सर BN राव जी हैं, ये वो इंसान थे जो संविधान बनाने में कानूनी सलाह देते थे, लीगल गाइडेंस प्रोवाइड करते थे, मतलब क्या सही है क्या नहीं है ये सब ये बताते थे। पहले जो परमानेंट स्थायी अध्यक्ष थे वो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो संविधान सभा के पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन गए थे। और पहला स्थायी सदस्य अगर हम देखें यानी कि टेम्पररी अध्यक्ष जो थे तो वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। शुरुआत में उन्होंने अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी। अच्छा, इन्होंने 9 दिसंबर 1946 को काम शुरू किया था और 11 दिसंबर 1946 को रिजाइन भी कर दिया था क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया था। संविधान सभा का उस समय जो सिंबल था वो हाथी था और जो उसके सचिव थे, सेक्रेटरी थी, वो थे इयंगर जी, HVR इयंगर। जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चीफ ड्राफ्टर अगर हम देखें, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चीफ ड्राफ्टर कौन थे, तो वो थे SN मुखर्जी जी, यानी कि संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार SN मुखर्जी जी। ये वो व्यक्ति थे ना जिन्होंने संविधान का फाइनल ड्राफ्ट एकदम तैयार करके दिया था। संविधान की कैलीग्राफी, सुंदर लिखावट जिसे हम कहते हैं, वो करी थी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। इन्होंने संविधान को अपने हाथ से सुंदर तरीके से लिखा था। नंदलाल बोस ने इसमें डिज़ाइन और डेकोरेशन किया हुआ था।
तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हो गई यहाँ पे। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है सर BN राव जी। चलिए अपने अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार हम बढ़ते हैं। ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि खेल के दौरान एक बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया ब्लैक कार्ड क्या इंगित करता है। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, बताइए। लड़के तो इजी बता लेंगे। खेल के दौरान एक बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया ब्लैक कार्ड क्या इंगित करता है? निलंबन, दोष, चेतावनी या अयोग्यता? तो ये हमारा बताता है अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन। बैडमिंटन में होता क्या है ना कि एक तो बैडमिंटन हमारा जो है आउटडोर और इंडोर दोनों गेम है। इसमें एक शटल कॉक होता है और एक रैकेट होता है। शटल कॉक को हिंदी में हम लोग कई बार चिड़िया या बर्डी भी बोलते हैं। अब शटल कॉक जो होता है ये हमारा पंखों से बनता था पहले। इसमें लगभग 16 पंख लगे हुए थे उससे जाके ये बनता था। लेकिन आजकल सिंथेटिक आ जाता है शटल, प्लास्टिक के। इस बैडमिंटन गेम की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी और खासकर ग्लोसेस्टरसराय के ड्यूक ऑफ ब्योफोर्ट के हाउस में। काफ़ी टफ सा नाम है, ग्लोसेस्टरसराय, ड्यूक के ब्योफोर्ट के हाउस में 1873 में। फिर 1860 के आसपास इंडिया के ब्रिटिश ऑफिसर भी एक्चुअली से खेला करते थे। लेकिन 1899 में कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम इवेंट देखें तो 1899 में ना पहला ऑफिशियल बैडमिंटन टूर्नामेंट लंदन में हुआ था। फिर 1972 में ओलंपिक्स में डेमो स्पोर्ट्स के रूप में हुआ था, मतलब कि डेमो के तौर पे इसको लेके आए थे एक बार। 1988 में इसे एग्जीबिशन स्पोर्ट बना दिया गया था वहाँ। और 1992 में ओलंपिक्स ने फाइनली एक स्पोर्ट के रूप में से चुन लिया था। फिर बाद में इसमें सिंगल्स, डबल्स और मिक्स डबल यानी कि मेल फीमेल इस तरह के इवेंट ऐड करे गए। अच्छा, जो बैडमिंटन का कोर्ट होता है उसका साइज़ अगर हम देखें तो उसकी जो लंबाई होती है वो 13.4 मीटर की होती है, 13.40 मीटर की, 44 फीट के लगभग। और जो सिंगल्स की विड्थ होती है उनमें तो 5.18 मीटर होती है। जो डबल्स की विड्थ होती है 6.1 मीटर की होती है। सिंगल और डबल में ना साइड में लाइन अलग अलग होती है। जो 2022 की वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी हमारी बैडमिंटन की, वो टोक्यो में हुई थी, जापान में, 22 अगस्त से 28 अगस्त 2022 तक। अब हमारा जो क्वेश्चन में पूछा था कार्ड्स पेनल्टी, अगर हम उसके सिस्टम को समझे, ये तो हमारा क्वेश्चन था, क्योंकि तो जो येलो कार्ड होता है ना ये हमारा वार्निंग के लिए दिया जाता है, मतलब कि भाई सही से खेल लो, ये कहना चाहता है। रेड कार्ड का मतलब होता है सीरियस गलती पर मिलता है, या अगर 2 बार येलो कार्ड मिल चुका हो मतलब पेनल्टी लगेगी अब तो। और ब्लैक कार्ड जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन। प्लेयर को मैच से बाहर कर दिया जाता है, जो हमसे क्वेश्चन में हमारे पूछा हुआ था, ये वाला अयोग्यता। तो फिर ठीक है, हमारे यहाँ पे अच्छा छोटे से एक कंसेप्ट और है कि तो 2022 का BWF विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता थी, उसको एक बार आप देख लीजिए। इसमें मैन सिंगल, वुमेन सिंगल, पुरुष डबल, मैन डबल, वुमेन डबल और मिक्स वाले हैं। तो इसमें आपको जिसने गोल्ड जीता वो वाले याद रखने सिर्फ। विक्टर एक्सेल्सन यहाँ पे विनर थे गोल्ड के। अकाने यामागुची फीमेल है यहाँ पे, ये हारून चिया और सोवुयिक। यहाँ पे महिला में चैन किंगचन और जिया यीफान। और ये मिक्स वाले में जैंग सिवे और हुयांग याकियांग। आपने सिर्फ गोल्ड वाली टेबल याद रखनी है। बाकी सबसे ज़्यादा किसने मेडल जीते, तो ये जीते चाइना ने। फर्स्ट नंबर पे चाइना, ये आपको याद रखना है, जिसने 2 गोल्ड जीते और टोटल में 5 जीते। इंडिया ने सिर्फ 1 ब्रॉन्ज जीता है, पीतल। और इंडिया हमारा 9th पोजीशन पे है, आपको ये याद रखना है। तो चलिए हम अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में आ सकते हैं, या फिर बिल्कुल सारे सब्जेक्ट से उठा के जो थे मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी और भी मतलब क्वेश्चंस के सेट के साथ मिलेंगे। और तब तक अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट में सीधे सीधे अपना डाउट पूछिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा उसका। बाकी आप लोगों को एग्जाम के प्रिपरेशन रिलेटेड कुछ अगर क्वेरी है तो कमेंट पे नंबर मैंने अपना दिया हुआ, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए हम अपनी अब किसी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिए।